स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फैक्टर्स डिस्कस किए थे एंड SN1 के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा। तो एक बार वापस से मैं रिकैप कर दूं कि SN1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और उसमें कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन होने की वजह से हम लोग जब मैकेनिज्म देख रहे थे तो उसमें क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि कार्बोकेटायन की अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो पहले रीअरेंजमेंट कराएंगे तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि कार्बोकेटायन जो है उसको हम लोग रीअरेंज कैसे कैसे कराते हैं, तो हम लोग ने GOC में पढ़ा है, जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, अल्काइल शिफ्टिंग और रिंग का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देन हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है। सॉल्वेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए और कार्बोकेटायन जितना स्टेबलाइज्ड होगा उतना फेवरेबल कंडीशन होगा SN1 के लिए। तो ये फेवरेबल कंडीशन कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था कि कैसा होना चाहिए, या तो 3 डिग्री होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाए तो SN1 ज़्यादा अच्छे से होगा। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब जो आसानी से निकल जाए। और लिविंग ग्रुप कैसे चेक करते हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग ग्रुप जो है उसकी एबिलिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। आई होप आपको वो बात याद होगी। देन न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वीक न्यूक्लियोफाइल या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी किसी तरह बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह इसमें, इसलिए हम लोग इसको सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये बात याद होगी। इसको हम लोग किसे बता रहे थे, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन के नाम से भी जान रहे थे। अब आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं SN2, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको SN1 का जो स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने बताई थी, जो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि भाई देखिए रेसिमिक मिक्सचर बनता है, या यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाकर दिखाया था कि देखिए रेसिमिक मिक्सचर बनता है ये और ये जुड़ गया था इस Cl के बदले। तो इसका एक एनिमेटेड वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि आपको ये वीडियो में दिखेगा यहाँ पर कि ये जो है ये आपका sp3, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इससे जो है ये जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप। ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये इसके कोई भी 3 ग्रुप हो सकते हैं। अब होगा क्या कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोगों को याद है SN1 के केस में, तो मैंने क्या बताया था, SN1 में क्या होता है कि सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलता है। तो आइए देखते हैं कि इस यहाँ पर किस तरीके से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो आप जब देखेंगे इस वीडियो में तो आपको दिखेगा क्लियर कि ये यहाँ से धीरे धीरे ये वाला पार्ट ब्रेक हो रहा है। देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। और ध्यान दें इसके शेप पे, इसका शेप चेंज हो रहा है। ये शेप जो है ये पहले टेट्राहेड्रल था और अब जो है ये sp2 में कन्वर्ट हो रहा है ट्राइगोनल प्लेनर में, और ये अलग हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो गया, ये लिविंग ग्रुप निकल गया यहाँ से। और यहाँ से ये जो है ये कैसा बन गया, sp2। और हम लोग जानते हैं कार्बोकेटायन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडेशन का होता है। अब क्या होगा कि यहाँ जो है ये आपका मिरर इमेज में बना रहा हूँ, यहाँ ये जो दिख रहा है आपको ये मिरर इमेज है, ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब क्या होगा, इधर से लिविंग ग्रुप आ रहा है, इसके इधर से लिविंग ग्रुप आ रहा है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है। और ये फाइनली क्या हो गया, इस पे आके जुड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए धीरे धीरे इसके शेप में चेंज आ रहा है, फिर से इसके शेप में फिर से चेंज आ रहा है और ये वापस से क्या बन जा रहा है, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। आई होप आपको ये दिख गया होगा कि देखिए टेट्राहेड्रल कैसे बन गया। तो वापस से इस वीडियो को देख रहे हैं हम लोग। देखिए वापस से क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ से ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, ये देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये चेंज हो रहा है शेप, आप देख रहे होंगे शेप चेंज देखिए इसका, और ये टूट रहा है, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है और ये लिविंग ग्रुप निकलने के बाद फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा sp2 में, लिविंग ग्रुप निकल गया। देन क्या होगा,
हम लोग इसका मिरर इमेज देखेंगे कि भाई मिरर इमेज बन रहा है। इस वजह से मैंने बोला था कि SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी है, दोनों साइड से जुड़ रहा है। देखिए इसी का अगर मान लेते हैं यहाँ पर मिरर नहीं होता तो क्या होता, या तो इधर से जुड़ता या तो इधर से जुड़ता। तो देखिए वही दिखा रहा है कि भाई यहाँ से जुड़ रहा है एक न्यूक्लियोफाइल या फिर यहाँ से जुड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 50% D बन जाए और ये 50% L बन जाए तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं SN2। SN2 में क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि या तो क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, फिर लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, या फिर क्या होगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो ये इसके टूटने का इंतज़ार नहीं करेगा, डायरेक्ट क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो आपके पास क्या है, RL है, और RL में क्या होगा कि R पे कैसा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और L पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब क्या होगा, इस डेल्टा पॉजिटिव की तरफ कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये अटैक कहाँ से करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों भाई बैक साइड से क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये अभी यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला नहीं है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से अटैक करने की है भाई, बैक साइड से। क्योंकि यहाँ से सामने से अगर ग्रुप है तो वहाँ से अटैच करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे ही इसकी तरफ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये बॉन्ड बन रहा होगा। तो धीरे धीरे बॉन्ड बनता जाएगा इस दोनों के बीच, और इन दोनों के बीच बॉन्ड टूटता जाएगा। तो फाइनली हम लोग को कुछ एक ट्रांजिशन स्टेट दिखेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि SN2 जो होता है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन नहीं है। और हर एक सिंगल स्टेप में क्या बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। तो क्या होगा, ये जैसे जैसे इसके क्लोज आता जाएगा ऐसे ऐसे क्या होगा, लिविंग ग्रुप दूर जाता जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल और R के बीच बॉन्ड बन रहा है, जबकि ये R और L के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। अब आते हैं चार्ज पे कि भाई चार्ज क्या आएगा, जैसे जैसे ये जुड़ता जाएगा तो इसका चार्ज जो है वो कम होता जाएगा, और ये नेगेटिव से क्या बन जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेते जाएगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर धीरे धीरे चार्ज कैसा हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। जब पूरा टूट के निकलेगा तब ना L नेगेटिव होगा। लेकिन क्या अभी टूटा है, नहीं। क्या ये जुटा है, नहीं। ना तो टूटा है ना ही जुटा है, तो इसलिए चार्ज दोनों पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। R के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके पास बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा कि ये जो NuRR है ये जुड़ जाएगा, और ये L यहाँ से टूट कर निकल जाएगा। तो Nu के साथ कौन जुड़ गया, R, और निकला कौन, लिविंग ग्रुप कैसा है, L नेगेटिव। आई होप आपको बात समझ में आया होगा कि क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक किया, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनने लगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड टूटने लगा। तो इस पर भी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पर भी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। इस पर बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फाइनली क्या हो गया, ये NuR जुड़ गया और L नेगेटिव निकल गया। अब इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या होगा, ये जो कार्बन होगा ये कैसा होगा, sp3, उसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है और ये 3 ग्रुप्स हैं, इस तरीके से बनाया मैंने। अब ये जो 3 ग्रुप है इसमें अटैक कहाँ से करेगा, तो अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा बैक साइड से। देखिए यहाँ जगह स्पेस है, यहाँ से अटैक कर सकता है। जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल से ये कार्बन जुड़ता जाएगा और ये लिविंग ग्रुप दूर जाता जाएगा। तो क्या होगा, ये जो आपका शेप है ये चेंज करेगा। अभी कैसा था ये कार्बन sp3, लेकिन जैसे ही ये दूर जाता जाएगा और ये पास आता जाएगा तो इसके और इन दोनों के बीच में, अगर वापस से देखिए, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 ग्रुप्स है जो यहाँ, इस रिपल्सन को कम करने के लिए इधर घूमना स्टार्ट करेगा, ये भी घूमना स्टार्ट करेगा और ये भी घूमना स्टार्ट करेगा। तो घूम कर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से 120 डिग्री पर एक दूसरे के साथ आ जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ भी रहा होगा और ये लिविंग ग्रुप निकल भी रहा होगा। तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। और फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली ये हो जाएगा कि जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया L नेगेटिव बन के, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, इससे जुड़ गया कार्बन से। लेकिन जैसे ही जुड़ा है तो आप इस तरीके से तो नहीं बना सकते ना कि न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन है और इसके तरफ ही तीनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि ये इसके तरफ से क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। इस रिपल्सन को कम करने के लिए क्या होगा कि जैसे ही ये कार्बन के साथ जुड़ा न्यूक्लियोफाइल और ये ग्रुप्स इस तरीके से 3 ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा
अपने रिपल्सन को कम करने के लिए। रोटेट करने पर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल से क्या जुड़ जाएगा, कार्बन, और उससे तीनों ग्रुप्स इधर घूम जाएंगे रिपल्सन को कम करने के लिए। तो चूंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो है वो उल्टा बन रहा है। देखिए अगर आप SN1 में देखा होगा तो हम लोगों ने क्या लिखा था, RNU, और यहाँ जो बना ये क्या बना है, NUR। तो SN1 में दोनों बनता है, RNU भी और NUR भी, बिकॉज ऑफ RNU भी बन रहा था और उसका मिरर इमेज देखा था हम लोगों ने तो NUR भी बन रहा था। इसीलिए उसमें क्या बोला था कि उसमें रेसमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कहाँ से अटैक कर सकता है, बैक साइड से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन। और इसके लिए एक नाम दिया गया है स्पेसिफिक, जिसको हम लोग बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से समझाते हैं कि लड़की जो है वो क्या कर रही थी, लड़की जो है वो छाता लेकर जा रही थी, हवा का तेज झोंका आया और ये छतरी घूम गई। देखिए छतरी घूम गई, छतरी उलट जाती है ना ऊपर की तरफ, उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपको यहाँ क्या समझना है कि हुआ क्या, कि जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इसके नज़दीक आया तो क्या हुआ, इन तीन ग्रुप्स की क्या हुआ, रिपल्सन क्रिएट होगा। और रिपल्सन को कम करने के लिए ये क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे। और हम लोग हमेशा से बॉन्डिंग पढ़ते आए ना कि क्या करता है, कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप में क्या चाहता है, रिपल्सन को मिनिमाइज करता है। और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। तो ये क्या होगा, रीअरेंज होगा। और पहले क्या था, sp3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 जैसा बन जाएगा। और यहाँ से आपके पास इस तरह का कुछ एक ट्रांजिशन स्टेट बनता दिखेगा। इसको भी मैं एनिमेशन से दिखाऊंगा तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर क्लासरूम में होता तो वहाँ पर हम लोग स्टिक से देखते हैं, वहाँ से स्टिक से देखना आसान होता है कि किस तरीके से रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप देखें तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें कोई भी स्लो और फास्ट स्टेप नहीं है, क्योंकि ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है। तो इसी पे हम डिपेंड करेगा। तो बताइए इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि ये टूट भी रहा है और ये जुड़ भी रहा है। मतलब दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और RL के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स हैं। जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक ये टूटेगा नहीं। मतलब जुड़ने पे भी और टूटने पे भी दोनों पे डिपेंड करता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो रेट है वो के कंसंट्रेशन टर्म ऑफ RL एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, इस पे 1, इस पे 1, तो 1 + 1 = 2, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। अब SN2 को अगर फुल फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा कि इस 2 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाय मॉलिकुलर। क्या यूज़ करते हैं, बाय मॉलिकुलर। और N का मतलब तो पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब पता ही है, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा, बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 का फुल फॉर्म हो जाएगा बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि SN1 और SN2 नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ ऑर्डर। और ऑर्डर कैसे पता चलता है, तो रेट लिखने के बाद पता चलता है। और रेट यहाँ पर दोनों पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि RL जब तक टूट भी रहा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ भी रहा है, दोनों काम साथ हो रहे हैं, तो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि रिएक्शन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हम लोग अगर बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि रेट इज डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो वो कभी भी अटैक थोड़ी करेगा, वो तो इंतज़ार करेगा। और जब इंतज़ार करेगा तो पहले क्या होगा, R और L के बीच का बॉन्ड टूटेगा। लेकिन जब इंतज़ार नहीं करेगा तो क्या होगा कि RL प्लस न्यूक्लियोफाइल जो है ये अगर स्ट्रांग है तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, अटैक करेगा। कहाँ से, फ्रॉम बैक साइड। और जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप निकलता रहेगा और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ता रहेगा और क्या दिखेगा, इन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अगर ये वीक होता तो ये कभी भी SN2 जैसा बिहेव नहीं करता, ये क्या करता, SN1 जैसा बिहेव करता। इस वजह से ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर ही रहा है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा है तो क्या होगा, SN2, और अगर स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल वीक है तो क्या होगा, SN1 होने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखा, हमेशा हर जगह पार्शियल चार्ज आ रहा था, पार्शियल पॉजिटिव तो कहीं आया ही नहीं है। दो चीज़ें आई थी, एक पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे भी क्या था, पार्शियल नेगेटिव। तो कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है।
इस वजह से यहाँ पर आपको इसमें रीअरेंजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए प्रोडक्ट बनाना क्या होगा, यहाँ से बड़ा आसान होता है कि आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बस क्या करना है कि लिविंग ग्रुप हटाना है और उसके बदले कोई दूसरा ग्रुप जाकर जोड़ देना है। देन हम लोग अगर बात करें लिविंग ग्रुप की, तो लिविंग ग्रुप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप फिर से वही चीज़ कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो जैसे लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना जल्दी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ पाएगा। तो ये लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आसानी से लीव कर जाना चाहिए। तो ऑर्डर चेक करना तो हम लोगों ने सीख रखा है। यहाँ जैसे आर के साथ आई जुड़ा है, आर के साथ बी आर जुड़ा है, आर के साथ सी एल जुड़ा है और आर के साथ एफ जुड़ा है, तो कौन जल्दी निकलेगा, तो भाई आर आई जल्दी निकलेगा, क्योंकि यहाँ से कौन बढ़ के टूट के निकलेगा, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा कि आई नेगेटिव जो है उसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इस वजह से इसके लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। वही तरीके से ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, ये क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में कराया था, तो आप वहाँ से देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता होना चाहिए, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप के बेसिस पे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जल्दी SN2 देगा। तो अगर लिविंग ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड करेंगे आप, तो SN1 और SN2 का ऑर्डर सेम भी आ सकता है। ये दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन में कराऊंगा आज, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट की, कि भाई रेट्स जो है वो सबस्ट्रेट पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो इसको अगर हम लोग समझें, तो यहाँ पर हम लोग मैंने कुछ लिखा है रिएक्शन सेम टू जैसा पीछे ऐसा, कि भाई यहाँ से क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, मतलब लिविंग ग्रुप सेम। तो डिपेंड किस पे करेगा कि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री और ये भी कैसा है 1 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग जब देखें तो बताइए किस पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का आसान होगा, न्यूक्लियोफाइल किस पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो बैक साइड से अटैक करेगा, तो बैक साइड से जब इस पे अटैक करेगा तो इसको कितने ग्रुप्स दिखेंगे, 1 2 3, और तीनों क्या है CH3 बल्कि ग्रुप्स हैं। अगर ये बल्कि ग्रुप है तो क्या इसके न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर पाएगा, क्या आसानी से अटैचमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कार्बन से जुड़ा है कार्बन, इधर भी जुड़ा है कार्बन, इधर भी जुड़ा है कार्बन, इससे जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, इससे भी जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, इससे भी जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन। तो बताइए न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए क्या स्पेस है यहाँ तक, क्या इस कार्बन तक पहुँच पाना इस न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबल है, नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ बल्कि ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं और ये बल्कि ग्रुप्स क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक अटैक करने पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या हुआ कि ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या बोलेंगे भाई, इस पे अटैक कर पाना बैक साइड से पॉसिबल है क्या, नहीं, तो SN2 की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। अब इस पे अटैक करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इस पे क्या है 2 बल्कि ग्रुप है, इस पर थोड़ा दिक्कत से होगा लेकिन अटैक हो जाएगा। जबकि इस पर क्या होगा, एक ही ग्रुप लगा है तो अटैक करना आसान है, और इस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इस कारण पे सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, तो इस पर अटैक करना सबसे आसान हो जाएगा। तो बताइए सबसे आसान किस पे हो गया, तो CH3 ग्रुप जिस पे जुड़ा है सिर्फ, और फिर कौन होगा, फिर 1 डिग्री, फिर कौन होगा 2 डिग्री और फिर कौन होगा 3 डिग्री। मतलब अगर आपसे SN2 का ऑर्डर पूछता है तो इसमें आसान है कि सबसे आसान कौन होगा 1 डिग्री, फिर कौन होगा 2 डिग्री और फिर लास्ट में कौन आएगा 3 डिग्री। अब 1 डिग्री से भी ज़्यादा फास्ट कब होगा, जब सिर्फ क्या होगा CH3 होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग एक और आसान तरीके से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई दरवाज़ा है, मान लेते हैं कोई दरवाज़ा है और इस साइड आपका कोई दुश्मन खड़ा है, इस साइड कौन खड़ा है, कोई दुश्मन खड़ा है, और आपको करना है अटैक। आपको क्या करना है, अटैक करना है। अगर आपको अटैक करना है तो क्या होगा भाई, अगर यहाँ पर सोचें कि इस दरवाजे के बाहर कोई भी ना खड़ा हो तो इसका अटैक करना बहुत आसान होगा। तो क्या होगा, इसके साथ अंदर जाएंगे, आराम से अटैक करके इसको निपटा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो गेट है और यहाँ जो है ये बंदा है जिसको आपको मारना है, अटैक करना है, ये दुश्मन है और आपको इस पर अटैक करना है, और यहाँ पर कोई एक और दुश्मन खड़ा रहे गेट के बाहर, इसका बॉडीगार्ड खड़ा हो जाए,
तो क्या होगा, इस पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब सोचिए 2 बॉडीगार्ड खड़ा हो जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए 3 बॉडीगार्ड खड़ा हो जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। मतलब इस पर जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अटैक कर पाना पॉसिबल है या मुश्किल है? तो मुश्किल है। तो बताइए कितना सिंपल हो गया कि भाई अगर आपको बैक साइड से अटैक करना है और अगर एक भी आपके पास कोई बल्कि ग्रुप नहीं है या बॉडीगार्ड नहीं है, आप जिस तरीके से समझे वैसे याद रख सकते हैं, तो इस पर अटैक कर पाना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन जैसे जैसे बल्कि ग्रुप्स बढ़ती जाएंगी अटैक कर पाना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो अगर कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है, मतलब कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या होगा, आसानी से अटैक कर लेंगे। तो क्या दिखा है, इसलिए इसका नंबर 1 हो गया, क्योंकि इस पर सिर्फ क्या है, CH3 और इस पर तीनों को तीनों हाइड्रोजन है। जबकि अगर एक बॉडीगार्ड हो गया तो क्या होगा, मतलब एक बल्कि ग्रुप हो गया तो अटैक कर पाना न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक CH3 है, तो इस कार्बन पे अटैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये कितना नंबर, 2 नंबर। मतलब SN2 में इसका रेट कितना हैगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इसकी सबसे ज़्यादा रेट होगी, फिर इसकी होगी। जबकि इसमें हम लोग देखें तो कितने आ गए हैं, 2 बॉडीगार्ड खड़ा कर दें अगर, मतलब 2 बल्कि ग्रुप लग गए हैं तो और थोड़ी पॉसिबिलिटी घट जाएगी रिएक्शन की। और अगर 3-3 खड़े हो जाएं तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि भाई हम तो हैं ताकतवर, जोश जोश में जाएंगे अटैक करने, लेकिन 3-3 बॉडीगार्ड रहेंगे, मतलब 3-3 बल्कि ग्रुप है, तो इसको इस तक पहुँचने पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिस वजह से रिएक्शन नहीं होता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 3 डिग्री में SN2 की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत रेयर ही ऐसा हो पाएगा कि 3 डिग्री पॉसिबल हो। इसलिए ग्राफ में हम लोग देखते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया है GOC में, कि कर्व एकदम नीचे रहता है 0 पे, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो गया कि सबसे पहले ये होगा SN2, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसलिए मैंने लिख दिया है कि रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्कीनेस से। जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ता जाएगा रेट घटता जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ आप याद रखें कि मान लेते हैं ये भी 3 डिग्री है, और एक और क्वेश्चन में देता जिसमें pH लगा होता, pH मतलब समझते हैं ना आप, बेंजीन, तो 3-3 pH लगे हुए हैं, तो आप सोचिए किस में रिएक्शन आसानी से हो पाता, CH3 वाले में या pH वाले में। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं बॉडीगार्ड तो 3 है, 2 कंडीशन है, एक में भी 3 बॉडीगार्ड हैं और दूसरे कंडीशन में भी 3 बॉडीगार्ड है, लेकिन एक में जो है वो बहुत मोटे तार से हट्टे कट्टे हैं और एक में जो है वो थिन है, बहुत पतले जैसे हैं। तो बताइए अटैक कर पाना दोनों में मुश्किल है। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि बताओ भाई किस में पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत, तो भाई उसमें पॉसिबिलिटी होगी जिसमें पतले होंगे, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी जिसमें हट्टे कट्टे होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा कि जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि छोटे ग्रुप्स और बड़े बड़े ग्रुप्स जो है उसमें ज़्यादा रिपल्सन कौन क्रिएट करेंगे, बड़े ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप्स। जितना बढ़ता जाएगा उतना रिपल्सन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस वजह से उसमें SN2 की पॉसिबिलिटी और घट जाएगी। तो अगर यहाँ पर इन CH3 की जगह अगर pH होता तो क्या होता, उसका SN2 और कम होता इसके कंपैरिजन में। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मैंने यहाँ लिखा है कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर एप्रोटिक क्यों ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, SN1 में तो पोलर प्रोटिक लिया था, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक क्यों ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप पोलर प्रोटिक लेंगे तो पोलर प्रोटिक का काम क्या है कि भाई वो कैटायन को भी सॉल्वेट करता है और एनायन को भी सॉल्वेट करता है। जबकि यहाँ पर आपके पास कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है नहीं ना। अगर आपके पास कैटायन का फॉर्मेशन होता तो क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पोलर प्रोटिक लो या पोलर एप्रोटिक लो, दोनों में आता है यूज़ किसका, वो कैटायन को सॉल्वेट करता ही करता है। लेकिन पोलर एप्रोटिक एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप पोलर एप्रोटिक ना लो तो क्या होगा कि जो भी एनायन होगा आपके पास वो डिजॉल्व हो जाएगा और आपके पास SN2 में जो है उसमें लिविंग ग्रुप निकला नहीं है, अभी लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो भाई बाहर कौन अवेलेबल है पहले आपके पास, तो न्यूक्लियोफाइल। अब सोचो इस न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से सॉल्वेट कर ले, घुला ले, सराउंड कर ले वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगी इस रिएक्शन में SN2 की तरह, नहीं बढ़ पाएगी। मतलब आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो एनायन को सॉल्वेट ना करे, जो एनायन को सॉल्वेट ना करे, क्योंकि अगर सॉल्वेट हो गया तो न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा आसानी से, तो रिएक्शन SN2 की तरह बिहेव करेगा ही नहीं। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करे, एनायन को सॉल्वेट ना करे। तो क्या होगा, यहाँ जो भी एनायन है
वो सॉल्वेट नहीं होगा। तो एनाइन इकलौता यहाँ कौन है अभी, NU माइनस, L नेगेटिव तो बाद में बन रहा है, तो क्या होगा, इसको सॉल्वेट नहीं होगा तो ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं जो रिएक्शन के रेट को आगे बढ़ाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो मैंने ऊपर ही समझा दिया था, अगर आपको समझ में आया हो तो वापस से डिस्कस करते हैं एक बार कि भाई क्या है, यहाँ पर ये जो है Cl लगा हुआ है। अब यहाँ जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, ये फ्रंट से अटैक तो कर नहीं सकता, तो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा कि भाई ये Cl निकल जाएगा और ये रोटेट होगा इस तरीके से, और रोटेट होके ये H इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, OH इधर से जुड़ गया। मतलब आपको अगर कभी दिखे कि ये क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है इसकी, तो जहाँ पर लिविंग ग्रुप होगा उसके अपोजिट में आपको जोड़ देना है ग्रुप को। मतलब एक तरह से मिरर इमेज जैसा आपको बनाना है। जैसे आपके पास यहाँ था Cl, तो Cl हट गया और इस H को उठा के यहाँ ले आए, देखिए यहाँ, और यहाँ पर कौन जुड़ गया, OH। क्यों हुआ क्या ऐसा, तो कार्बन पे क्या था, ध्यान से देखें, कार्बन पे था CH3, कार्बन पे था, या फिर वापस से देखिए आप, एग्जैक्ट समझाता हूँ आपको, कार्बन है, इस पे क्या है CH3, इस पे है H, इस पे है D, और इधर है आपके पास Cl। अब क्या होगा कि ये OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा इसके ऊपर, फिर क्या होगा कि ये जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे ये OH माइनस जुड़ता जाएगा। अब ये जैसे जैसे OH माइनस जुड़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, देखिए वापस से मैं बना रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आए। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो यहाँ क्लियर से समझा सकता हूँ मैं। यहाँ से जैसे कार्बन है, इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए कि इस कार्बन जुड़ा हुआ है 3 ग्रुप। इधर मान लेते हैं OH है, इधर है एक CH3, इधर है H और इधर है D, और यहाँ से अटैक होगा इसके ऊपर तो ये टूटता जाएगा, और फाइनली क्या होगा कि कार्बन पे क्या आएगा, एक होगा CH3, एक होगा H और एक होगा D। यहाँ से टूट रहा होगा कौन, लिविंग ग्रुप, और यहाँ से जुड़ रहा होगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। जो भी है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ कौन है न्यूक्लियोफाइल हम लोगों का, OH नेगेटिव। फिर फाइनली क्या होगा कि ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिपल्सन करेगा इन तीनों से, तो ये अपने रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे खुद को, तो ये रोटेट करेंगे। तो जब रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कि कार्बन से इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा D, और यहाँ से कौन जुड़ गया, OH नेगेटिव। तो देखिए कहाँ से जुड़ा, Cl निकाला था इस साइड से, जुड़ा है OH नेगेटिव अपोजिट साइड से, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर वापस से देखें तो यहाँ से Cl निकाला, लेकिन OH किधर जोड़ा, उसके अपोजिट साइड से H यहाँ ले आए, दिख रहा होगा आपको, ये H यहाँ था, H इधर ले आया। तो आप इस तरीके से सोच के स्टीरियोकेमिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन होगा। इसको भी हम लोग एक वीडियो से देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये यहाँ पर आपका ये जो जुड़ा है ये आपका है न्यूक्लियोफाइल, सॉरी लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है आपका, ये L नेगेटिव बन के निकलेगा। और ये जो कार्बन है यह भी sp3 है, देखिए ध्यान से आप, ये इधर घुमा हुआ है, इस तरफ घुमा हुआ है, इस साइड घुमा हुआ है, ये एक लोब यहाँ पे जो पीछे रह गया इसके यहाँ पर है, और एक लोब यहाँ है। अगर आप देखें इस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्या होगा, इस पर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो ये दूर जाता जाएगा और ये और पास आता जाएगा, और फाइनली क्या होगा कि ये जो है ये लोब इधर घूमेगा, ये लोब इधर घूमेगा और ये लोब इधर घूमेगा। क्यों, इससे रिपल्सन को कम करने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आया इस तरीके से, इससे अटैच हुआ, और ये जैसे जैसे अटैच होता जा रहा है, देखिए इसके शेप में चेंज आ रहा है कैसे। अब ये वापस इधर घूम गया, देखिए लोब इधर घूम गया ना, ये वाला लोब, ये वाला लोब, और ये दूर जाते जा रहा है, ये पास आ गया, और फाइनली यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल गया। तो आई होप आपको देखकर यहाँ से क्लियर हुआ होगा क्या हुआ। तो वापस से एक बार और ये क्लिप हम लोग देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। देखिए ध्यान से देखें आप, ये देखिए यहाँ पर ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये आपको 3 ग्रुप दिख रहे होंगे,
ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल आया, इस पर अटैक होगा। जैसे ही अटैक कर रहा है देखिए इसके इस पर चेंज कैसे आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, देखा आपको। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से लिविंग ग्रुप येलो कलर का जो है वो बॉल निकल जाएगा, वो पार्ट निकल गया लिविंग ग्रुप बनकर, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ रह गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा देखकर। चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और थोड़ा क्लोज से इसको देखने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। तो यहाँ से देखिए आप, ये जो है लिविंग ग्रुप और ये आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, देखिए इसमें ध्यान से देखिए इसके शेप में कैसे चेंज आ रहा है, अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। देखिए जैसे रीअरेंज किया, पहले sp2 हुआ, फिर वापस से टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन बना रहा है, ये टेट्राहेड्रल में बन जाएगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि SN2 रिएक्शन जो है वो किस में फास्टर होगा। तो अगर आप देखें SN2 के बारे में बात करें तो भाई SN2 के बारे में बात करें, सबसे पहले क्या देखते हैं, ये क्लोरीन है, ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ ये जिससे जुड़ा है ये कितना डिग्री है, ये आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ जो ये कार्बन जुड़ा है ये कितना डिग्री है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो बताइए दोनों की डिग्री अगर हम बात करें तो ये जो है ये कितना डिग्री हेलोअल्केन है, ये 2 डिग्री हेलोअल्केन है, जबकि ये जो है ये 1 डिग्री हेलोअल्केन है। तो क्या होगा, दोनों में से जल्दी SN2 कौन देगा, तो 1 डिग्री वाला देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ। वापस से डिस्कस करते हैं कि यहाँ जो ये हेलोअल्केन है ये कैसा है, ये 2 डिग्री है, जबकि यहाँ जो ये कैसा है 1 डिग्री है। तो बताइए SN2 फास्ट किस में देगा, जिसमें अटैक कर पाना आसान होगा। तो अटैक कर पाना किस में आसान होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री वाले में। तो 1 डिग्री वाले में आसान अटैक कर पाना, इसकी वजह से इसकी SN2 फास्ट होगी। देन यहाँ पर अगर आएँ तो इसमें आप देखें कि यहाँ लिविंग ग्रुप अलग है, ये I है और ये Cl है। तो बताइए अब ग्रुप जो है ये सबस्ट्रेट तो सेम है, तो डिपेंड किस पे करेगा, लिविंग ग्रुप पे। मतलब दूसरा क्वेश्चन जो है ये लिविंग ग्रुप पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। और आप बताइए कि ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, I नेगेटिव या Cl नेगेटिव। तो I नेगेटिव, क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है बड़ा, तो ओवरलैपिंग वीक होती है, तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। या फिर आप बेसिक स्ट्रेंथ से भी निकाल कर कर सकते हैं कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ I- की क्या होती है ज़्यादा, तो I- की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है कम, तो उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ से क्या होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, I वाला, क्योंकि इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होती है किससे, Cl नेगेटिव से, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, ओवरलैपिंग वीक होती है, तो टूटना बहुत आसान हो जाता है। तो आप देखें यहाँ रीज़न लिखा भी है कि पहला रीज़न का कि इसकी SN2 रिएक्शन की रेट फास्टर होगी। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, प्राइमरी हैलाइड है। मैंने बोला ना ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है। देन इसमें भी देखिए रीज़न क्या लिखा है कि आयोडीन जो है ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज़, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है ज़्यादा। इस वजह से क्या होगा, इट विल बी रिलीज्ड फास्टर रेट, मतलब ये आसानी से निकलेगा, और जितना आसानी से निकलेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा उस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो आपको समझ में आया होगा कि दोनों में कंपैरिजन कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि SN1 SN2 दोनों बताना है। तो मैं आपको SN1 बनाऊंगा, आप SN2 खुद से बनाकर चेक करेंगे, और आंसर आपको एग्जांपल का दिखा होगा तो आप खुद से मैच कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। तो 4 सबसे पहले आइसोमर बनाने को हम लोग के ब्रोमोब्यूटेन के, तो पहला बनाते हैं जैसे कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, इसका पहला आइसोमर ये हो जाएगा कि यहाँ Br लगा है। दूसरा बनाते हैं तो क्या हो सकता है कि कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन के बगल वाले कार्बन में एक Br लगा दिया इधर चेन, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन लगा दिया, एक आइसोमर ये बन सकता है। अब क्या हो सकता है कि भाई चेन में तो कुछ नहीं चढ़ सकते हैं, अब तो चेन छोटा करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर चेन बना दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया Br, एक ये बन गया आइसोमर। अब क्या होगा कि कार्बन 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 3 डिग्री बना दिया, और यहाँ पे कौन लगा दिया, Br। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों आइसोमर मैंने कैसे बनाए हैं ब्रोमोब्यूटेन के, या आप खुद से बनाकर ज़रूर देखें। अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि भाई इसमें SN1 फास्ट किस में होगा। सबसे पहले डिग्री लिख लेते हैं। तो बताइए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये कितना डिग्री है, ये है 1 डिग्री, ये यहाँ से कितना डिग्री है, ये है 2 डिग्री, ये यहाँ से कितना डिग्री है, तो ये भी कैसा है 1 डिग्री है, जबकि ये यहाँ से जो ब्रोमीन है जिस कार्बन जुड़ा है वो कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो बताइए SN1 का ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो SN1 सबसे पहले किस में होता है, तो 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 1 डिग्री में। क्योंकि यहाँ से जब Br निकलेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से उसका SN1 का रेट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ये 3 डिग्री है। फिर कौन आएगा, ये, क्योंकि ये कितना है 2 डिग्री। अब कन्फ्यूज़न यहाँ स्टार्ट होगा कि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो इन दोनों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो वापस से मैं बनाता हूँ उन दोनों को कि आपके पास क्या दिया हुआ है, कार्बन 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 और ब्रोमीन, और एक दिया हुआ था कार्बन 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 और यहाँ कार्बन था, सॉरी वापस से बनाते हैं, कार्बन कार्बन, ये 4 कार्बन पे एक ब्रोमीन, एक ये वाला डिस्कस करना है, ये 1 डिग्री है। और एक था ये कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन था, इस कार्बन पे ब्रोमीन, ये भी 1 डिग्री है। अब दोनों में कंपेयर करना है, तो क्या होगा कि जैसे ही ये Br निकलेगा, ये Br निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक यहाँ आएगा और इस केस में यहाँ आएगा। अब बताइए आपको क्या चेक करना है कि इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी, बताइए इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। हम लोग चेक कर सकते हैं ना ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बताइए कौन होगा। तो आप चेक करें इन दोनों में कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप क्या कर लें, आप यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का यूज़ कर लें या फिर आप इंडक्टिव का भी यूज़ कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में SN1 और SN2 में फास्ट कौन होगा। तो SN1 देखने के लिए आप क्या देखेंगे, कार्बोकेटाइन का यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। तो बताइए यहाँ पर कितने H होंगे, 2H, और यहाँ पे कितना H होगा, 1H, बताइए होगा। लेकिन यहाँ पर जो इंडक्टिव लग रहा है ये दूर है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि AbRCH2C6H5, यहाँ पे CbRCH5, ये भी है, ये भी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप एक स्ट्रक्चर बना लें। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो स्ट्रक्चर बनाएं। तो मैं बना रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है PH, C6H5 को PH लिख सकता हूँ मैं, तो PH है और Br निकल जाएगा तो क्या होगा, PHCH2+, ये पहला। दूसरा हो जाएगा PH से जुड़ा है CH से जुड़ा था Br और उससे एक जुड़ा था C6H5, मतलब इस पर भी एक जुड़ा है PH, तो इस पर क्या आएगा प्लस, कहाँ से, तो ये Br निकल जाएगा जब तक। फिर तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, C6H5 है, फिर क्या है, उससे जुड़ा है CH, उस CH से जुड़ा है एक CH3 और यहाँ से Br निकल गया है। तो बताइए इस CH पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बना दिया मैंने, पॉजिटिव। ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया कार्बोकेटाइन बनाकर। ये SN1 बता रहा हूँ मैं, SN2 आपको खुद से बनाना है। तो लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखिए हम, PH है, PH से जुड़ा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है CH3 और एक और जुड़ा है C6H5, मतलब PH, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो बताइए भाई ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री होने के साथ साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो नंबर 1 तो ये हो गया। अब नंबर 2 कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी PH है और यहाँ भी PH है, मतलब इधर भी कॉन्जुगेशन होगा और इधर भी कॉन्जुगेशन होगा, जबकि इस वाले केस में सिर्फ इधर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये भी 2 डिग्री था और ये भी 2 डिग्री था, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में साइड में कॉन्जुगेशन होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका SN1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ये नंबर 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नंबर 3, और लास्ट में आएगा नंबर 4, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 साइडेड कॉन्जुगेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या हुआ, नंबर 1 कौन हो गया, ये नंबर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रहा है दोनों साइड PH, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव भी लगा रहा है, तो ये 1 हो गया। फिर इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ भी C6H5 है, यहाँ भी C6H5 है, इस वजह से इस CH पे जो प्लस होगा इसमें दोनों साइड कॉन्जुगेशन होंगे, इस वजह से ये क्या होगा, दूसरा नंबर होगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक साइड कॉन्जुगेशन और एक साइड इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ये कितना नंबर आ गया, 3 नंबर। और ये लास्ट में आएगा 4 नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 साइड ही कॉन्जुगेशन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा कि ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये 4 होगा। तो आप क्या करें, SN2 का खुद से चेक करें, और SN2 में कार्बोकेटाइन तो देखना है नहीं, तो आप डिग्री से चेक कर लेंगे, और बैक साइड से अटैक करना किस पे आसान होगा उससे चेक कर लेंगे। तो ये वाला मैं बता देता हूँ
ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए बल्कीनेस वाला पार्ट। तो SN2 में अगर हम लोग देखेंगे तो बताइए, इसमें तो सबसे लास्ट होगा 4 नंबर, क्योंकि SN2 में बैक साइड से अटैक करता है और ये तो कैसा है 3 डिग्री। अब ये कैसा है, ये भी 3 डिग्री है, लेकिन सॉरी ये 2 डिग्री हो जाएगा आपका, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 3 डिग्री का सबसे लास्ट में होगा, तो ये तो 4 नंबर हो गया। अब 2 डिग्री में चेक करना है, तो 2 डिग्री में क्या है, ये भी बल्कि C6H5, ये भी बल्कि C6H5, लेकिन इसमें क्या है, एक C6H5 है और एक CH3, मतलब इसमें 2 बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, जबकि इसमें एक बेंजीन और एक CH3 है। तो बताइए ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा, इस वाले में, जिससे अटैक कर पाना मुश्किल हो जाएगा। बोला था ना बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे तो अटैक कर पाना मुश्किल, तो बड़े ग्रुप्स हैं तो अटैक कर पाना मुश्किल होगा कार्बन पे। तो क्या होगा, ये 4 नंबर हो गया, क्योंकि ये 3 डिग्री था। अब 2 डिग्री में कंपैरिजन करना है इन दोनों में, तो इन दोनों में ज़्यादा रिपल्सन कौन क्रिएट करेगा, ये वाला, इस वजह से ये कितना नंबर होगा, 3 नंबर। अब कौन होगा, इससे थोड़ा कम रिपल्सन कौन करेगा, इसमें कितना है, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक बेंजीन और एक मिथाइल, इस वजह से इसके बाद आएगा जिसमें SN2 थोड़ा फास्ट होगा, ये क्या होगा, 2 नंबर। और सबसे फास्ट किसमें होगा, जो 1 डिग्री है, जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग जुड़ा है, जिसकी वजह से रिपल्सन सबसे कम होगा, तो ये क्या होगा, पहला नंबर। ये सबसे लास्ट क्यों आया, क्योंकि 3 ग्रुप जुड़े हुए थे। इन दोनों में कंपेयर कैसे किया, तो बल्कीनेस पे, इसमें ज़्यादा बल्कीनेस है तो SN2 का रेट स्लो हो जाएगा, इसमें कम बल्कीनेस था इसलिए SN2 का रेट इसके कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होगा। एंड देन ये 1 डिग्री होने की वजह से इसकी सबसे ज़्यादा SN2 की रेट होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ये कर लेते हैं। तो मैं इसमें SN2 के बारे में बताता हूँ, 10.8 आप खुद कर लेंगे आसानी से, मुझे पता है आप कर सकते हैं। बोल रहा है कि भाई SN2 का बताओ, SN2 के कौन फास्ट देगा, तो बताइए ये कौन सा डिग्री है, ये है 1 डिग्री, ये वाला कौन सा डिग्री है, तो ये है 2 डिग्री, तो बताइए कौन SN2 फास्ट देगा, तो 1 डिग्री, क्योंकि इस पर अटैक कर पाना आसान है। अब इस पे क्वेश्चन में आते हैं, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, बताइए ज़्यादा SN2 किसमें फास्ट होगा, 2 डिग्री में। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन कौन सा है, इसमें आते हैं, ये भी कैसा है 1 डिग्री और ये भी कैसा है 1 डिग्री। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ। देखिए यहाँ पर अटैक किस कारण पे होगा, इस कारण पे, अटैक किस कारण पे होगा, इस कारण पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस कारण पे जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप है, और इस कारण पे जो ग्रुप है वो ये वाला ग्रुप है। तो बताइए ये जो कार्बन है इससे CH3 थोड़ा दूर है, और ये वाला जो कार्बन है इसके CH3 बहुत पास है। तो बताइए रिपल्सन ज़्यादा किस में होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में। तो ऑब्वियस सी बात है पहले वाले में, क्योंकि ये जो बल्कि ग्रुप है ये जस्ट बगल में लगा हुआ है जिस पे अटैक करना है, जबकि इस केस में इससे दूर है। तो बताइए ज़्यादा आसान किस पे होगा SN2, तो पहले वाले पे, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 जिस कारण पे अटैक करना है उससे दूर लगा हुआ है, और इसमें जिस कारण पे अटैक करना है उससे बहुत क्लोज लगा हुआ है। तो बताइए किसका होगा, तो जिसमें रिपल्सन कम होगा। तो इसमें रिपल्सन कम होने की वजह से इसका SN2 फास्ट होगा और इसका SN2 स्लो होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 10.8 आप खुद से कर लें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। SN1 के बारे में पूछना है तो आपको क्या करना है, Cl निकालना है, Cl निकालना है, Cl निकालना है और Cl निकालना है, और उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लेनी है डिग्री के अकॉर्डिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया SN2 के बारे में, उस पर कुछ क्वेश्चंस पढ़े, उस पर मैंने आपको एनिमेशंस दिखाए। तो आप क्या करें, एक बार अच्छे से लेक्चर को देखें, समझें, और जो भी डाउट हो वो मेरे फेसबुक हैंडल पे या फिर आप मैसेंजर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या जिनके पास व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मैसेंजर पे मैसेज करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। वहाँ पर मैं मैसेज रेगुलरली चेक करता रहता हूँ कि डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।